हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2012 ईयर का क्वेश्चन। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे रीट 1 से 5 तक का। ओके, लेवल 1 का है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 2012 का ये एग्ज़ाम जब हुआ था तो 2012 का ये पेपर आज डिस्कशन होगा। और अगर हम लोग बात करने वाले हैं, परीक्षा तिथि भी आप देख लीजिएगा, 9/9/2012 में यह पेपर कंडक्ट कराया गया था आयोग के द्वारा। तो वही पिछले पेपर को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जिसे भी रीट का एग्ज़ाम देना है उनके लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, तो अंततः पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी मिलती रहें। ओके, चलिए आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का अगर हम सेशन की बात करें तो आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस का टॉपिक। क्या है? ईवीएस की टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा इन्वायरमेंटल स्टडी, जो कि पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 बोला है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखना, बी कह रहा है कि केवल परीक्षा करवाना, और सी कह रहा है कि केवल प्रश्न पत्र बंटवाना, और डी कह रहा है कि अधिगमकर्ता की उपस्थिति जानना और एवं सुधार लाना। तो अगर हम बात करते हैं मूल्यांकन का कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ मूल्य का अंकन करना होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये भी देखिएगा, कभी कभी होता है कि ये सारी चीज़ें डिफिनीशन जो होता है ना, ये हूबहू पेपर में आ जाएगा और इसका अर्थ के बारे में नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, वैसे भी पूछ सकता है। तो आप देखिएगा कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो वो होता है अंकन करना। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य अभी अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार लाना होता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। माफ करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 122 बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? ओके, तो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विज्ञान क्लब, बी कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री, और सी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक, और डी कह रहा है कि श्यामपट्ट। अगर हम बात करते हैं कि विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी कौन है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विज्ञान क्लब। ऑप्शन नंबर ए विज्ञान क्लब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। सॉरी, माफ करिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 123। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि पानी में से अशुद्धियाँ, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओके, आइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मिश्रण, बी कह रहा है कि पृथक्करण, सी कह रहा है कि छानना, और डी कह रहा है ऊर्ध्वपातन। तो अगर हम बात करते हैं कि शुद्ध पानी से अशुद्धियाँ, ओके, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे अलग कर सकते हैं पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं पृथक्करण के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, किसके द्वारा? पृथक्करण के द्वारा हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। आगे देखिएगा, पानी में से अशुद्धियाँ, दही से मक्खन तथा गेहूं के छोटे कंकड़ आदि को अलग करना पृथक्करण की क्रिया कहलाता है। जबकि ऊर्ध्वपातन, जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाए। क्या है? ठोस सीधे गैस में बदल जाए। अगर वो द्रव में नहीं होता है ना, पहले ठोस होता है, फिर जैसे आप गर्म करेंगे तो वो तरल में बदलेगा। ओके, किस में बदलेगा? तरल में, फिर उसके बाद गैस होता है। ओके, तो यह क्या होता है कि ठोस से सीधे द्रव नहीं बनेगा, सीधे गैस में अगर हो जाएगा तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके, एवं गैस से सीधे अगर ठोस में आ जाता है
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी है कि जलने पर कपूर, कपूर आप देखिएगा सीधे क्या होता है, गैस में उड़ जाता है। ओके, जैसे कि इसका उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के तौर पे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 124, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। बी कह रहा है कि चार्ट एवं ग्राफ दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। डी कह रहा है कि शिक्षण में कुशलता के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि सही कथन कौन सा है, तो हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। जब भी आप छोटे छात्रों को पढ़ाएंगे तो उसके लिए चार्ट बड़ा ही ज़रूरी होता है, जिसको जैसे छोटे दीवार पे बना दिया जाता है, जैसे गिनती हो गया, ABCD हो गया, क ख ग घ हो गया, या अ आ स्वर हो गए, व्यंजन हो गए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती है, जिससे कि बच्चा देख के उसको पढ़ सके, और जो देखेगा फिर पढ़ेगा ना, और उस चीज़ को अगर सुनेगा तो वो चीज़ें उसको सीख पाएगा। एक बेहतर तरीके से वो क्या करेगा, उसको अनुसरण कर पाएगा। ओके, तो यहाँ देखिएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री से छात्रों में अधिगम क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, अतः छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी शिक्षण सामग्री है। ओके, आइए चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्राथमिक जांच कर लेनी चाहिए। बोला गया है कि परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्राथमिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि परीक्षण की योजना, बी कह रहा है परीक्षण की तैयारी, सी कह रहा है पायलट स्टडी, और डी कह रहा है अंतिम प्रारूप। अगर हम बात करते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर उसकी जांच कर लेते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारा पायलट स्टडीज। क्या कहलाता है, पायलट स्टडीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। परीक्षण की वास्तविक रचना के पूर्व उसकी प्राथमिक जांच कर लेनी चाहिए तथा त्रुटियों की संभावना कम से कम रहे। इस प्रकार जांच को पायलट स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायलट स्टडी कहते हैं, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन नंबर 100, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 बड़ा ही प्यारा है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों से लगा हुआ है। ओके, कौन सा देश या राज्य। अगर हम बात करते हैं जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुजरात, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है हरियाणा, और डी कह रहा है पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाकिस्तान से ये जिले सीमा साझा करते हैं। अगर आप देखिएगा, जब भी आप देखेंगे तो जो ऐसे करके उसका मैप बनता है राजस्थान का, तो राजस्थान का ये मैप हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये वाली जो एरिया आपको दिखाई देगी, तो ये एरिया जो आपको दिखाई देगी, यह आपका है श्रीगंगानगर। ओके, श्रीगंगानगर के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीकानेर, फिर उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा जैसलमेर। ओके, फिर अगर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाड़मेर। तो ये एरिया है जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, क्योंकि इधर जो है कि पाकिस्तान है। ओके, तो आप याद रखिएगा, बाड़मेर आएगा, जैसलमेर आएगा, बीकानेर आएगा, श्रीगंगानगर आएगा। ओके, ये जिले हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ओके, तो ऐसे भी आप याद रखिएगा। आइए देखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। यह भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगा हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया था। आइए 127 नंबर देखिएगा कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भास्कर, बी कह रहा है कि आर्यभट्ट, सी कह रहा है रोहिणी, और डी कह रहा है एडुसेट। अगर हम बात करते हैं भारत का, दिया है कि प्रथम
कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो उस लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट यहाँ पे हो जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, जबकि भास्कर का प्रक्षेपण 7 जून 1979 को किया गया था। रोहिणी का 10 अगस्त 1979 को किया गया था, और एजुसैट का जो है कि 20 सितंबर 2004 को किया गया था। तो एक एक का आप यहाँ पे डेट दे सकते हैं। हो सकता है कि अब की बार आर्यभट्ट पूछा है, अगली बार हो सकता है कि कुछ और ही पूछ दे। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ओके, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 128 दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 21 मई को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 27 मई को, सी कह रहा है कि 5 जून को, और डी कह रहा है कि 14 नवंबर को। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को यह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 5 जून को? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में भी और जानकारियां हैं जो कि आप देख लीजिएगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस तिथि को 1972 में पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। तो 5 जून 1972 को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर्यावरण के लिए, इस जगह का नाम है स्कॉटलैंड, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। तो उसी दिन के लिए जो 5 जून था तो सम्मेलन बुलाया गया था। तो इसीलिए जो है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन ने इसको निर्णय लिया कि उसी डेट में, उसी 5 जून को हम हर साल क्या करेंगे, तो हर साल हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसीलिए 5 जून को क्या होता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 129 बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। फेफड़ों द्वारा होता है, पुस्तक फुसफुस द्वारा होता है, या फिर वायु कोष द्वारा होता है, या गलफड़ों द्वारा होता है। अगर हम बात करते हैं जलीय जंतुओं में, तो आप देखेंगे जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वो गलफड़ों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, गलफड़ों द्वारा होता है। आइए देखिएगा बड़े ही ध्यान से, जलीय जंतुओं में श्वसन, ओके, बात करते हैं तो गलफड़ों द्वारा होता है, जैसे मछली हो गई। ओके, चलिए आगे देखिएगा। आगे चीजें, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको हम लोग करके 2 भागों में देखें। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन 130 बड़ा ही प्यारा है, थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखिएगा, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। ओके, चलिए, 1 नंबर कह रहा है कि सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। तो अगर आप भारतीय झंडे को देखेंगे तो बिल्कुल सही है कि ऊपर केसरिया रंग होता है, वह त्याग एवं बलिदान का जो प्रतीक होता है। तो यह अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा बिल्कुल ही क्या है, सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। ओके, क्या है, बीच में चक्र जो है शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, बिल्कुल नहीं। आगे दिया है 4, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, तो यह बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करते हैं उपरोक्त कथन के बारे में, निम्न सत्य है, तो आप देखेंगे कि 1 2 4 सत्य है और 3 जो है कि गलत है, असत्य है। ओके, आइए देखते हैं। 1 ये तो होगा नहीं, 1 2 3 3 सत्य नहीं होगा, 1 2 4 ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 1 2 4 सत्य है और 3 जो है कि गलत है। ओके,
तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि राष्ट्रीय झंडे नेशनल फ्लैग का सबसे ऊपरी भाग केसरिया होता है जो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। झंडे का सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। झंडे में बना चक्र प्रगति का सूचक है। किसका है? प्रगति का सूचक है। तथा झंडे में सबसे नीचे रंग हरा होता है जो कि खुशहाली का प्रतीक होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुकूलन कहते हैं, बी कह रहा है कि परजीविता कहते हैं, सी कह रहा है कि रूपांतरण कहते हैं और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं कि वातावरण के अनुकूलन, तो अगर आप देखिएगा वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक जो लक्षण होते हैं उसे अनुकूलन कहते हैं। मौसम के अनुसार अपने आप को ढालना ही वहाँ का अनुकूलन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी आप नैनीताल में हैं, ओके, तो अभी जिस समय ये वीडियो शूट हो रही है, अगर उस समय अगर आप नैनीताल में हैं, मान लीजिए ठंडी के मौसम में, तो आपको ठंडी लगेगी, तो आपका टेम्परेचर और बॉडी वो उस हिसाब से मर्ज कर लेगी। लेकिन वही व्यक्ति जो है कि केरला में अगर हो, तो ठंडी के मौसम में भी केरला में उसको उतना ठंडी नहीं लगेगी, वहाँ पे गर्मी होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कि हम लोगों का शरीर ऑटोमेटिक जिस वातावरण में रहते हैं, ओके, तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है शरीर धीरे 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 करके उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि पर्यावरण के अनुरूप पौधे, प्लांट्स एवं जंतुओं, एनिमल्स में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को अनुकूलन कहते हैं। ओके, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 132 बड़े ही प्यार से कि हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ओके, पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो पक्षी अभ्यारण्य दिया है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे नाम दे देता घना या केवला देव, ओके, पक्षी अभ्यारण्य वही है राजस्थान का, या तो उसको घना कहते हैं या फिर कहीं कहीं केवला देव कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सवाई माधोपुर में स्थित है, बी कह रहा है कि अलवर में स्थित है, सी कह रहा है भरतपुर में स्थित है और डी कह रहा है कि उदयपुर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसी को हम लोग कहते हैं केवला राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, या तो उसे हम कहते हैं घना पक्षी उद्यान अभ्यारण्य। ओके, तो याद रखिएगा कहाँ है? भरतपुर में है। देखिएगा राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य केवला देव या घना पक्षी बिहार है जो भरतपुर जिले में स्थित है। केवला देव पक्षी बिहार को 1971 में संरक्षित पक्षी बिहार घोषित किया गया था और 1975 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इसे पक्षी अभ्यारण्य का बिहार का दर्जा कब मिला, तो 1971 में, और 1975 में इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा दोनों ही पॉइंट को, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है हम लोगों का कि निम्न में से कौन सा कथन वायु से संबंध में सही नहीं है। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वायुयान उड़ते हैं, बी कह रहा है कि वायु में भार होता है, सी कह रहा है कि वायु स्थान घेरती है और डी कह रहा है कि वायु में रंग होता है। अगर हम बात करते हैं कि कौन नहीं है, तो देखते हैं वायुयान उड़ते हैं। आप भी ये देखते हैं कि हवाई जहाज जो होते हैं, एरोप्लेन, वो उड़ते हैं। वायु में भार होता है, सबको पता होता है कि जब वायु जो होती है उसमें भार होता है और वह स्थान घेरती है। ओके, तो ये भी सही है, लेकिन वायु का कोई रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है, तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यह याद रखिएगा। अगर हमें नहीं वाला चूज करना है, इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर है, यह कलरलेस, ओके, रंगहीन होती है, यह स्थान घेरती है जिसमें भार होता है। तो यह दोनों ही क्या है? बिल्कुल सही हैं। ओके, आई अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है ये
अगले क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा, 34 नंबर है कि घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, बी कह रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा, सी कह रहा है प्रकाश ऊर्जा और डी कह रहा है विद्युत ऊर्जा। तो घड़ी की स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें होती है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। आइए आगे चलते हैं, देखिएगा क्या होता है। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा एक पदार्थ या प्रणाली की गति से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा है। उदाहरण के लिए मशीनों में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि पानी, पीने के पानी में रोगाणु नाशक डालते हैं, तो क्या डालते हैं हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, बी कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सी कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, डी कह रहा है कि पोटेशियम सल्फाइड एवं क्लोरीन। अगर हम बात करते हैं कि पीने के पानी, अगर उसमें अगर कोई रोगाणु नाशक अगर दवा डालना हो तो उसमें हम क्या डालते हैं? तो उसमें हम लोग डालते हैं, तो इस लिहाजा से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट क्लोरीन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा बड़े ही ध्यान से। इसका सूत्र क्या होता है कि पानी में रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम बोलते हैं KMnO4 तथा क्लोरीन Cl डाला जाता है ताकि पानी रोगाणु मुक्त हो जाए। ओके, आइए देखिएगा, दिया है कि निम्न को सावधानी से देखिए। आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया होगा, चित्र आप देख लीजिएगा, और पूछा है कि उपयुक्त यातायात संकेत का अर्थ बताइए। तो इसका क्या अर्थ होता है हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुख्य सड़क है, बी कह रहा है कि सकरी पुलिया है, सी कह रहा है कि रेलवे फाटक है और डी कह रहा है कि शराब सड़क है। तो जब भी आपको ऐसे करके अगर दिखाया जाए ना, तो वो उसका सिंबल जो है, जो इस तरीके से अगर आप कहीं देखें, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और अगर ऐसे सिंबल अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि खराब सड़क है। क्या है? सड़क खराब है, उसी के बारे में यह हमें बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए, वही चीज़ आपको दिखाया गया। यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है हम लोगों के पास। आगे देखिएगा, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है, क्या होता है हमें बताना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वायरस, बी कह रहा है प्रोटोजोआ, सी कह रहा है बैक्टीरिया और डी कह रहा है नीमेडोड। तो छोटी माता एवं रेबीज रोग का जो कारण होता है वो होता है वायरस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु, वायरस होता है। आगे देखिएगा, छोटी माता एड्स एवं रेबीज रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है। आर्द्र शोथ जो होता है, पेचिस हो गया, आदि रोग प्रोटोजोआ के कारण और टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको तैयारी करना हो TRE 4 का तो इस पे आपको देखने को मिल जाएगा, TRE 4 के भी सेशन इस पे चलाए जा रहे हैं। अगर आपको TRE 4 का एग्ज़ाम देना है तो आप कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं, जिससे आपको TRE 4 में काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी आपका मदद हो जाएगा। उसके लिए सेशन चलाए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप जाके एक एक वीडियो को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे रीड के लिए भी अन्य सब्जेक्ट भी चलाए जा रहे हैं जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के भी सेशन इस पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हमेशा चलाए जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो कि कृष्णा स्टडी मस्ती। तो इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो ये क्वेश्चन होते हैं बड़े उम्दे होते हैं और हम लोग बिल्कुल प्रीवियस ईयर से जो रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन वही चलाए जा रहे हैं। फिलहाल में NTPC का भी सेशन इसमें चलाया जा रहा है।
अगर आपको तैयारी करना है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, आइए, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशेष होता है, अवशोषण होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अमाशय की दीवार से, बी कह रहा है छोटी आंत की दीवार से, सी कह रहा है कि बृहद आंत की दीवार से, और डी कह रहा है कि यकृत में। अगर हम बात करते हैं जो भोजन करते हैं उसका पाचन कहाँ होता है, तो पाचन होता है हम लोगों का छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आ जाए कि हम जो भोजन करते हैं या फिर हमारे शरीर में जो जल होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है, तो ऑप्शन तुरंत बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर उस हिसाब से हमारा सी हो जाएगा, बृहद आंत में। अगर भोजन की बात करेगा तो छोटी आंत में, और अगर पानी की बात करेगा तो बड़ी आंत में। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा, जो कि आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया गया है। आगे देखिएगा, शरीर में पचे हुए भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत की दीवार से होता है। आइए आगे चलते हैं, देखिएगा बड़े ही ध्यान से। अगला क्वेश्चन 139 का कह रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित की आवश्यकता होती है। बी कह रहा है कि ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल की आवश्यकता होती है। सी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित की आवश्यकता होती है। और डी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर जब भी बात करेंगे कि जब पौधे अपना प्रकाश जब संश्लेषण में जब बनाते हैं अपना भोजन, तो उसमें आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की प्रकाश एवं पर्णहरित। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा बड़े ही ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण, ओके, फोटोसिंथेसिस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं। यह निम्न क्रिया द्वारा होता है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिएगा 6CO2 प्लस 12H2O, फिर यहाँ जो है कि प्रकाश की लाइट है, और जिसमें हम लोग बोलते हैं पर्णहरित क्लोरोफिल। तो ये किसमें बनता है, तो देखिएगा C6H12O6, ओके, प्लस 6H2O प्लस 6O2, ओके। तो ये होता है जो कि 6O2 ये मुक्त हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 140। 140 को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 33 डिग्री सेल्सियस, और बी कह रहा है कि 38 डिग्री सेल्सियस, सी कह रहा है कि 98.6 डिग्री सेल्सियस, और डी कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करते हैं एक सामान्य मानव, अगर उसके शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखने को आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, देखिएगा बड़े ही ध्यान से, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है एवं 98.6 फॉरेन हाइट होता है, और उसके बाद दिया है कि 310 केल्विन होता है। ओके, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको दी गई हैं, जिसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे आपको आंसर देके आगे बढ़ जाना है। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 141, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं, कौन कौन से खनिज हैं? अगर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, बी कह रहा है कि जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना, सी कह रहा है सीसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा, और डी कह रहा है कि चांदी, राख, फास्फेट, टंगस्टन और उसके बाद जिप्सम। अगर हम बात करते हैं उदयपुर और किसमें, भीलवाड़ा जिले में जो मिलता है वो मिलता है जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा। ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, जस्ता और शीशा कहाँ मिलता है? तो ये देखने को मिल जाएगा आपको उदयपुर में। चांदी और तांबा कहाँ मिलता है? तो ये दोनों आपको देखने को मिल जाएगा भीलवाड़ा जिले में। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, राजस्थान के उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में जस्ता, शीशा, चांदी तथा तांबा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 142, सॉरी माफ करिएगा। देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बारा, बी कह रहा है भरतपुर, सी कह रहा है जोधपुर, डी कह रहा है बाड़मेर। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के किस जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाड़मेर में निकाला जाता है। और भारत का यूएई क्या है? भारत का यूएई किसे हम कहते हैं? संयुक्त अरब अमीरात किसको बोलते हैं? तो वो बाड़मेर जिला है। ओके, राजस्थान का बाड़मेर जिला को भारत का यूएई के नाम से पुकारा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा, राजस्थान के बाड़मेर जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है तथा बाड़मेर जिले के मंगला क्षेत्र में कयर्स इंडियन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की रिफाइनरी लगाई गई है। ओके, तो कौन सा क्षेत्र है? मंगला क्षेत्र है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि, सॉरी माफ करिएगा, अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा, चंद्र ग्रहण होता है जब, कब होता है चंद्र ग्रहण, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ओके, तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। बी कह रहा है कि चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाती है। सी है कि सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। डी कह रहा है कि पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के सीध में आ जाती है। अगर हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, अगर चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो लगता है हमारा चंद्र ग्रहण ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, और ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, ओके, और यहाँ पे क्या है? चंद्रमा है। जब इसके बीच में यहाँ आपको पृथ्वी आ जाएगी तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से रोशनी आ रही है तो ये रोशनी आएगी, ये रोशनी आएगी, लेकिन यहाँ जो रोशनी आ रही है ये पृथ्वी क्या करेगी? इसको रोक लेगी। तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये भाग क्या हो जाएगा? जहाँ रोशनी जा रही है वो तो दिखाई देगा, लेकिन जो पृथ्वी की वजह से रोशनी रुक गई है, चंद्रमा पे नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा? काला काला धब्बा टाइप हो जाएगा जो हमें नहीं दिखाई देगा। तो जो नहीं दिखाई देता है प्रकाश के कारण, रुक जाता है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसे ही चंद्र ग्रहण होता है। ओके, चलिए, उम्मीद है कि अब सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। देखिएगा, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से न पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है तथा दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ओके, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 144 कि राष्ट्रीय पशु है क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोर, बी कह रहा है शेर, और डी कह रहा है बाघ, और सी कह रहा है बाघ, और डी कह रहा है चिंकारा। अगर यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय पशु दिया है तो हम बात करते हैं भारत के वजह से। ओके, अगर हम बात करेंगे किसमें? इंडिया की परिप्रेक्ष्य से। ओके, अगर इंडिया की परिप्रेक्ष्य से अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगा मोर, अरे सॉरी माफ करिएगा, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर राष्ट्रीय पशु जो दिया है, अगर हम बात करते हैं इसको किसके? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से। किसके? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से। तो उस हिसाब से हमारा हो जाएगा क्या? चिंकारा। क्या हो जाएगा? चिंकारा। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर इंडिया के बात करेगा कि इंडिया का या भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वो हो जाएगा बाघ। लेकिन अगर राजस्थान का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो चिंकारा भी है। ऊंट तो है ही है, लेकिन चिंकारा भी माना जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं,
बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक की नाम अगर हम बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक का नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अब है कि ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में गौरवान्वित किया गया है। ओके, तो बात का हम बता रहे हैं अगर भारत की बात करेगा तो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया है कि राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत और चाहे राजस्थान, ये नहीं दिया है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे भारत के हिसाब से अगर पूछेगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। लेकिन अगर यही राजस्थान कर देता तो आपका आंसर बदल के तुरंत डी हो जाता, चिंकारा हो जाता। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 145, क्या बोला गया है? सूर्य नगरी नाम है, किसे जाना जाता है सूर्य नगरी के नाम से? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जयपुर को, बी कह रहा है जैसलमेर को, सी कह रहा है बाड़मेर को और डी कह रहा है जोधपुर को। अगर हम बात करते हैं सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जोधपुर को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में की गई थी। राजपूत शासक राव जोधा ने किया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1459 को। किस शासक के द्वारा हुई थी? तो राव जोधा के द्वारा हुई थी। तो इन्हीं से मिलता जुलता नाम है जोधपुर। जोधा के द्वारा हुई थी इसलिए जोधपुर इसका नाम पड़ा है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसका? क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा बड़े ही ध्यान से। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। बी कह रहा है कि एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। सी कह रहा है कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं और डी कह रहा है कि दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। अगर हम बात करते हैं कौन सा कथन सही है तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दहेज और बाल श्रम जो होता है ये दोनों ही समाज की कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं। ओके, कि ये दोनों नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आज के डेट में सामान्य रूप से हर जगह देखी जा रही हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, सामाजिक बुराइयों में दहेज, बाल श्रम प्रमुख बुराइयां हैं। इन बुराइयों का कारण है अशिक्षा और गरीबी। अगर अशिक्षा है तो आप दहेज लेंगे, अगर आपके पास अशिक्षा है तो आप बाल श्रम करेंगे, गरीबी है तो भी इस कंडीशन में भी क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे। कारखाने हो गए, ढाबे हो गए, दुकान हो गए, वहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक गरीबी और अच्छी शिक्षा दोनों का ही कारण है। क्या? तो दहेज और बाल श्रम। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखिएगा, बड़े ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। है कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता, इसका कारण है क्या? कारण है हमें बताना है। ओके, देखिएगा बड़े ही प्यार से। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। बी कह रहा है कि लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। सी कह रहा है कि परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से। डी कह रहा है कि परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। अगर इसमें आप देखेंगे तो परिवार के द्वारा कुछ भी होगा तो आपके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपकी हड्डियां सिर्फ रह जाएंगी। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो मैं सिरे से खारिज कर देता हूँ जो कि इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आप लंबे समय से तंबाकू ग्रहण करते हैं तो इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा शरीर खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपकी शरीर क्या होगी? खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, लंबे समय तक शराब सेवन से लीवर सिरोसिस नामक रोग होता है। क्या होता है? लीवर सिरोसिस नामक रोग होने के परिणाम स्वरूप हड्डियां जो होती हैं, सिर्फ शरीर जो होता है हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह जाता है, मतलब आप एकदम दुबले पतले हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 148।
इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सीमेंट, बी कह रहा है लोहा, सी कह रहा है पत्थर और डी कह रहा है कि स्कूटर। तो आप बताइए कि अगर आप अपना मकान बना रहे हैं, हमें इसमें नहीं वाला क्वेश्चन सही करना है। ओके, नहीं वाले को छाटना है। अगर आप बताइए, अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको लोहा सरिया जिसको बोलते हैं ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पत्थर भी कहीं ना कहीं गिट्टी के रूप में पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन घर बनाने में स्कूटर थोड़ी आपके काम आएगा। तो इस तरीके से हमारा डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलिए ऑप्शन की अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ऊन प्राप्त होती है, ऊन कहाँ से प्राप्त होता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भेड़, ऊंट, याक के बालों से, बी कह रहा है भेड़, शेर, ऊंट के बालों से, और डी कह रहा है कि ऊंट, हाथी, खरगोश के बालों से, और डी कह रहा है कि गाय, बकरी, भेड़ के बालों से। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भेड़ हो गई, ऊंट हो गई और याक हो गया, इनके बालों से ही हमें क्या मिलता है? ऊन की प्राप्ति होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, भेड़, ऊंट, भेड़, ऊंट, यहाँ पे ऊन दिया है तो आप इसको ऊंट कर लीजिएगा। ओके, ऊंट, भेड़, ऊंट, ओके, तथा याक के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आइए, इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन कराना और फिर उसको व्याख्या करना काफ़ी लंबा हो जाता है। ओके, देखिएगा, बंदर, शेर तथा चूहे के क्रमशः हैं, क्या है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि घोंसला, पेड़ एवं गुफा, बी कह रहा है गुफा, बिल एवं पेड़, सी कह रहा है पेड़, गुफा एवं बिल, और उसके बाद डी कह रहा है कि बिल, पेड़, गुफा। अगर हम बात करते हैं तो बंदर कहाँ रहता है, तो बंदर आपका रहेगा कहाँ पे? पेड़ पे। कहाँ रहेगा? पेड़ हो गया, गुफा हो गई, गुफा में कौन रहेगा? शेर हो गया, बिल में कौन रहेगा? चूहा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, और इस तरीके से आज हम लोगों ने ईवीएस का सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, बंदर का निवास स्थान पेड़, शेर का निवास स्थान गुफा और चूहा का निवास स्थान बिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं ये भी आप हमें बताइएगा। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज इस पर सीरीज चलाई जा रही है, अगर आपको देखना होगा तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, ऐसे ही सेशन लेके आगे उपस्थित होते हैं। अगले दिन मिलते हैं आपसे। सेशन कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।